इतिहास। गुप्त वंश। तीसरी सदी। ऐसा माना जाता है कि ये कुषाण शासकों के सामंत थे। गुप्त शासक वैश्य अर्थात विष्णु भगवान के उपासक थे। इन्होंने अपनी राजधानी उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी को बनाई थी। इस वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे और अगला शासक घटोत्कच था। इन दोनों शासकों ने सामंत के रूप में ही शासन किया, अतः इन्हें गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक नहीं माना जाता है। इस वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम थे। इन्होंने लिच्छवी की राजकुमारी वैशाली का राजवंश था। लिच्छवी और वैशाली बज्जी महाजनपद की राजधानी थी। कुमार देवी से विवाह किया और इस उपलक्ष्य में राजा रानी नामक सिक्के चलवाए। समुद्रगुप्त यह कुमार देवी का पुत्र था, अतः यह स्वयं को लिच्छवी का दोहित्र अर्थात नाती कहता था। समुद्रगुप्त का एक अन्य नाम अशोकादित्य भी था। समुद्रगुप्त की नीतियां आक्रामक तथा विस्तारवादी थी, अतः यह सम्राट अशोक के विपरीत था। इसने आर्यावर्त अर्थात उत्तर भारत के 9 राज्यों को विजित कर साम्राज्य विस्तार किया, जबकि दक्षिणावर्त के 12 राज्यों को जीत कर उनसे कर वसूल करता रहा था। इन्हीं विजय अभियानों के कारण समुद्रगुप्त को धरणी वध कहा जाता था। इतिहासकार बी.एस. स्मिथ ने समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन से की है। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन कहा जाता है। वायु पुराण में कहा गया है कि समुद्रगुप्त का घोड़ा 3 समुद्र अर्थात अरब महासागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी का पानी पीता था, अर्थात समस्त दक्षिण भारत समुद्रगुप्त के सामने नतमस्तक रहता था। समुद्रगुप्त के विजय अभियानों की जानकारी प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से मिलती है। यह अभिलेख समुद्रगुप्त के दरबारी कवि तथा महासंधि विग्राहक का अर्थ होता है युद्ध एवं शांति का दूत, हरिसेन ने बनवाया था। समुद्रगुप्त ने कृष्ण चरित्र पुस्तक की रचना की, जिस कारण उसे
कविराज भी कहा जाता था। समुद्रगुप्त को सिक्कों पर वीणा बजाते हुए तथा सैनिक वेशभूषा में दिखाया गया है। समुद्रगुप्त के समय सबसे अधिक मयूर शैली का सिक्का प्रचलित था। समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त शासक बना। यह अयोग्य शासक था। इसकी पत्नी का नाम देवी था। देवी ने रामगुप्त के छोटे भाई चंद्रगुप्त द्वितीय से प्रेम व षड्यंत्र रच के स्वयं के पति रामगुप्त की हत्या करवा दी। इसकी जानकारी विशाखादत्त की पुस्तक देवी चंद्रगुप्तम में मिलती है। चंद्रगुप्त द्वितीय इसने शकों का समूल नाश कर दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। विक्रमादित्य का अर्थ होता है शूरवीर। इतिहास में कुल 14 शासकों ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सबसे शुद्ध सिक्के चलवाए। यह न्याय के लिए प्रसिद्ध था। पत्थर के सिंहासन पर बैठकर चंद्रगुप्त द्वितीय न्याय करता था। नोट: मध्यकाल का शासक जहांगीर भी न्याय के लिए बहुत प्रसिद्ध था। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में हिंदू धर्म का सर्वाधिक विस्तार हुआ व हिंदू धर्म में अनेक त्योहारों को जोड़ा गया। हिंदू धर्म का वर्तमान स्वरूप गुप्त काल में विकसित हुआ था। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में संस्कृत भाषा के 9 विद्वान रहते थे, जिन्हें नवरत्न कहा जाता था। 9 रत्न या नवरत्न थे। अमर सिंह संस्कृत के विद्वान व कवि, धन्वंतरि प्रसिद्ध चिकित्सक, हरिसेन कवि तथा लेखक, कालिदास प्रसिद्ध कवि नाटककार, कहापनका ज्योतिषी, शंकु वास्तुकार, बारहमिहिर खगोलविद, वररुचि व्याकरणिक, बेताल भट्ट जादूगर थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में चीनी बौद्ध विद्वान फाहियान भारत आया तथा इसका यात्रा विवरण फो क्यू की है। फाहियान ने अपने यात्रा वृत्तांत में गुप्तकालीन भवनों एवं कोड़ियों की चर्चा की है। मेहरौली लौह स्तंभ कुतुब मीनार के पास दिल्ली में
चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। रजत अर्थात चांदी का सिक्का, जो कि सबसे शुद्ध चांदी के सिक्के थे, चंद्रगुप्त द्वितीय ने जारी किए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद अगला शासक कुमारगुप्त बना। इसने महायान शाखा की शिक्षा के लिए नालंदा विश्वविद्यालय बनवाया। यह विश्व का पहला छात्रावास युक्त विश्वविद्यालय था। 1198 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया था। नालंदा विश्वविद्यालय को महायान शाखा का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था। विश्व का पहला विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय था। इसकी स्थापना राजा तक्ष ने करवाई थी। यह वर्तमान में पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में स्थित है। कुमारगुप्त के बाद अगला शासक स्कंदगुप्त बना। यह गुप्त वंश का अंतिम महान शासक था। इसके जूनागढ़ अभिलेख तथा भीतरी अभिलेख से यह जानकारी मिलती है कि स्कंदगुप्त ने हुणों के आक्रमण को असफल कर दिया था। इसी वंश के शासक भानुगुप्त के एरण अभिलेख मध्य प्रदेश से सती प्रथा की जानकारी मिलती है। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। इस वंश के विनाश का कारण हुणों का आक्रमण था। हुण आक्रमण के बाद गुप्त वंश छोटे छोटे सामंतों में बट गया, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण सामंत पुष्यभूति थे। गुप्त काल को भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है। इस काल में साम्राज्य विस्तार, कला, स्थापत्य व साहित्य इत्यादि का चौतरफा विकास हुआ। इसीलिए इसे स्वर्ण काल कहा जाता है। गुप्त काल की सामाजिक व्यवस्था। फाहियान के अनुसार इस समय छुआछूत थी। निम्न जाति के लोगों को चांडाल या अंत्यज्ञ कहा जाता था। इस समय स्त्रियों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था, किंतु वे देवदासी भी बन सकती थी। बाल विवाह, पर्दा प्रथा तथा सती प्रथा का भी प्रचलन था। वेश्यावृत्ति में लिप्त महिलाओं को गणिका या कुटनी कहा जाता था। गणित तथा ज्योतिष का सर्वाधिक विकास इस काल में हुआ था। अजंता की गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ। महाराष्ट्र की इन गुफाओं की
संख्या 29 है, किंतु 16, 17, 18 तथा 19 गुफाएं ही गुप्त काल की है। अजंता की गुफाएं जैन, बौद्ध तथा हिंदू तीनों धर्मों से संबंधित है। गुप्त काल में ही बौद्ध धर्म से संबंधित मध्य प्रदेश की बाघ की गुफाएं बनाई गई थी। गुप्त काल में ही अफगानिस्तान के बामियान में स्थित पर्वतों को काटकर महात्मा बुद्ध की विश्व में सबसे ऊंची प्रतिमा बनाई गई थी, किंतु अफगानिस्तान के तालिबान आतंकियों ने इसे सन 2001 में बम से उड़ा दिया है। गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था। गुप्तकालीन भाषा संस्कृत और राजधानी कौशाम्बी थी। वर्तमान हिंदू धर्म का स्वरूप गुप्त काल की देन है। इस समय शासन की सबसे बड़ी इकाई देश होती थी। देश का सर्वोच्च राजा होता था, जो न्याय का भी सर्वोच्च था। शासन की सबसे छोटी इकाई गांव थी, जो ग्रामिक के अधीन थी। इस समय सबसे प्रमुख अधिकारी कुमार अमात्य था, जो वर्तमान डीएम के पद पर था। इस समय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत भू राजस्व था। भू राजस्व 1/4 से लेकर 1/6 हो सकता था। भू राजस्व को हक्य अर्थात नगद रूप में दे या में अर्थात अनाज के रूप में दे होता था। भारत पर हुण आक्रमण। हुण का क्षेत्र फारस अर्थात ईरान से लेकर अफगानिस्तान तक था। हुणों की राजधानी अफगानिस्तान के बामियान में थी। तोरमाड़ तथा मिहिरकुल दो प्रमुख हुण आक्रमणकारी थे। मिहिरकुल बौद्ध धर्म विरोधी तथा मूर्ति भंजक था। भीतरी अभिलेख स्कंदगुप्त का है। इसमें हुण आक्रमण की चर्चा है। स्कंदगुप्त के जूनागढ़ स्थित अभिलेख से हुण आक्रमण की एक बार और जानकारी मिलती है। इसमें हुणों के लिए मलेक्ष शब्द का प्रयोग किया गया है। सुदर्शन झील। एक, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अधिकारी पुष्यमित्र वैश्य के द्वारा इस झील का निर्माण करवाया। 2, अशोक ने अपने अधिकारी तुसास्य
के माध्यम से इस झील का जीर्णोद्धार करवाया। 3. रुद्रदामन। रुद्रदामन ने अपने अधिकारी सुबिशाख के माध्यम से इस झील का पुनर्निर्माण करवाया। 4. स्कंदगुप्त ने अपने अधिकारी पर्णदत्त के माध्यम से इस झील का दोबारा जीर्णोद्धार करवाया था। समाप्त।